हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सुलानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है नाभिक की बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति, बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी एक जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो निम्न प्रकार से दी जा सकती है। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड सी स्क्वायर, जहाँ एम पी जो है मास ऑफ प्रोटॉन है, एम एन जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन है, एम ए जेड जो है मास ऑफ न्यूक्लियस है। जहाँ पर सी जो है, सी की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट वेलोसिटी है। बंधन ऊर्जा एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। यानी नाभिक को उसके अवयव में विघटित करने के लिए जो ऊर्जा काम में ली जाती है वो ऊर्जा क्या इसमें नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात जेड प्रोटॉन और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन को अनंत से लाकर एक एम ए जेड द्रव्यमान का नाभिक बनाएं, तब बाइंडिंग एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है। और इतनी ऊर्जा देने पर ही नाभिक को पुनः घटक न्यूक्लियनों में विभक्त किया जा सकता है। जितनी ऊर्जा उसको क्या है कि जोड़ने में ली जाती है, उतनी ही ऊर्जा के उसको विभक्त करने में भी खर्च होती है। यदि एम एच हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और एम ए जेड उस परमाणु का द्रव्यमान है जिसके नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है बी ए जेड ज्ञात करनी है, तब बी ए जेड जो है जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड सी स्क्वायर, जहाँ पर एम एच जो है जेड एम एच एक स्थायी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान को के ए एम यू या स्मॉल यू में व्यक्त किए जाते हैं और तथा ई = एम सी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तब जो ये बाइंडिंग एनर्जी पास है तो उस स्थिति में हमारे पास के एक ए एम यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक ए एम यू 1.6 × 10⁻⁻27 × 9 × 10⁻16 एम सी स्क्वायर अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 × 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसको करते हैं तो 10⁻6 कर दिया यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू है अपने पास वो आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर प्राप्त होता है। इस कारण इसकी जो गणना में सुविधा के लिए हम क्या कि इसको लास्ट में जो इसका एएमयू में मास आता है उसको हम क्या कि 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमें प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डेल्टा एम कैलकुलेट कर लेते हैं। जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड है, इसको हम डेल्टा एम के इक्वल मान सकते हैं। तो इसका मान जो है एएमयू में प्राप्त करते हैं और फिर इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एम को हम क्या है कि इस क्वांटिटी से क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त हो जाती है। अगर एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखते हैं तो एम एच की वैल्यू हमारे पास एएमयू में ये दी हुई है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू है अपने पास ये दी हुई है, और मास ऑफ हीलियम्स की जो अपने पास हमारे पास की वैल्यू ये दी हुई है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की हम देखते हैं तो उस स्थिति में 2mh प्लस 2mn माइनस m हीलियम 4, यानी कि mh जो अपने पास क्या है कि मास ऑफ हाइड्रोजन अपने पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू इसकी दी हुई है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो अपने पास ये वैल्यू इसकी दी हुई है, और इसमें से हमने क्या इस वैल्यू को जो माइनस अपने पास के इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो इसका डेल्टा एम आया अपने पास उस डेल्टा एम को हमने के 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। दूसरा इसमें आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में क्या है, एक जेड परमाणु क्रमांक और एक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान एम ए जेड जो कि जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन अर्थात घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है, तो इस कमी को हम क्या कि द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या है
डेल्टा एम इक्वल टू ये हमारे पास जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड के इक्वल होता है। इससे परमाणुओं के द्रव्यमान के रूप में निम्न प्रकार भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड, जहाँ एम एच जो है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, एम एन जो है वो न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान है और एम ए जेड के उस परमाणु का द्रव्यमान है जिसके लिए हमके नाभिकीय क्षति जो है यहाँ ज्ञात करनी होती है। जब जेड प्रोटॉनों और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स को अनंत से लाकर किसी एक नाभिक की रचना की जाती है तब कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो जाएगा। इस कारण इस नाभिक का जो द्रव्यमान है वो एम ए जेड घटक न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग जो अपने जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन से कम प्राप्त होता है। यही जो कमी है वो क्या कि मास डिफेक्ट कहलाती है। यदि नाभिक को पुनः घटक न्यूक्लियनों में विभक्त कर घटकों को अनंत पर ले जाना हो तब इस द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा जो है नाभिक को बाहर से देनी पड़ेगी। इसी ऊर्जा को क्या कि बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। अतः बंधन ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान शक्ति के तुल्य जो ऊर्जा होती है उसके इक्वल होती है, जिसकी जो अपने पास इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो ई बी है वो डेल्टा एम सी स्क्वायर है, या इसको हम डेल्टा एम जो है वो ए एम यू में है और इसको हम सी स्क्वायर इसकी जो वैल्यू है अपने पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से हीलियम नाभिक की जो द्रव्यमान शक्ति डेल्टा एम जो है वो है 0.03038 AMU प्राप्त होती है। फिर इसमें आता है पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर क्या है? किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान m एग्जैक्ट मास AMU में तथा द्रव्यमान संख्या a का जो अंतर है प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या, उस परमाणु का पैकिंग फैक्टर कहलाता है। अर्थात पैकिंग फैक्टर को हम F से डिफाइन करते हैं तो m माइनस ए अपॉन ए, जैसे इसमें के द्रव्यमान एग्जैक्ट मास में से उसकी द्रव्यमान संख्या का जो अंतर है m माइनस ए अपॉन ए, डेल्टा अपॉन ए जो है वो क्या इसका पैकिंग फैक्टर है। इसका एग्जैक्ट जो मास अपने पास है m इक्वल टू हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं A1 प्लस F होगा। फॉर एग्जांपल्स के लिए 3 लिथियम्स का अगर एग्जैक्ट मास जो हमारे पास के अगर ये है तो इसका जो पैकिंग फैक्टर है, पैकिंग फैक्टर हमारे पास जो है वो ये प्राप्त होगा F इक्वल टू इसका एग्जैक्ट मास ये दिया हुआ है -7 लिथियम का ये के मास नंबर 7 है अपॉन 7, तो इसका जो पैकिंग फैक्टर है 2.2864 × 10⁻³ प्राप्त होता है। तो विभिन्न तत्वों के लिए जो है अपने पैकिंग फैक्टर वर्सेस इसका मास नंबर जो है या डेल्टा अपने पास के इसके जो द्रव्यमान क्षति वर्सेज ए के ग्राफ को हम क्या कि इस ग्राफ में दिखाया गया है उस ग्राफ को हम क्या कि इस प्रकार से देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे पास क्या है कि ये जो है ये यहाँ 50, 100, 150, 200, 250 ये हमारे पास क्या है इसमें मास नंबर दिए हुए हैं और इधर अपने पास क्या है कि मास डिफेक्ट दिया हुआ है और इधर हमारे पास क्या ये पैकिंग फैक्टर दिया हुआ है। तो अगर इसकी ये जो है इसके हमारे क्या है कि इसके 0 के इक्वल यहाँ पर है, इससे ये जो वैल्यू अपने पास के नीचे माइनस के रूप में ली गई है और ये अपने पास के ऊपर के रूप में इसमें ली गई है। तो इससे हम देखते हैं कि इसकी जो ये तो कंटिन्यूस लाइन जो है और इसकी क्या है कि जो है तो इससे हम कुछ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे इसमें जो हल्के एलिमेंट्स है जिनका कि मास नंबर <20 है के पैकिंग फैक्टर पॉजिटिव होते हैं। इसमें देखते हैं कि इससे अगर नीचे की बात करते हैं यहाँ से तो इसका जो पैकिंग फैक्टर अगर बात करते हैं तो इसका जो पैकिंग फैक्टर है ये 20 से अगर नीचे की बात करते हैं तो इसका पैकिंग फैक्टर क्या है धनात्मक होता है। इसी प्रकार से अगर इसकी जो मास नंबर है वो 180 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन 20 के लिए इसका जो पैकिंग फैक्टर का जो मान है वो नेगेटिव होता है। जैसे 20 से अपने जैसे मैंने बताया कि इसमें 20 से अपने बात करते हैं तो इसके 20 से लेके 180 तक क्या लगभग क्या इसका जो है वो पैकिंग फैक्टर अपने पास क्या होता है इसका नेगेटिव यानी होता है।
इसी प्रकार इसमें जो नेक्स्ट ए ग्रेटर देन 180 के लिए जो पैकिंग फैक्टर का मान क्या है, फिर से पॉजिटिव होता है, ए ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो इसमें 180 से पॉजिटिव जो कि बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 180 के बाद क्या है कि इसका पैकिंग फैक्टर का जो मान है, ये जो ग्राफ है ये पुनः क्या है पॉजिटिव की तरफ क्या है कि चला जाता है। और इसके परिभाषा के लिए अपने कार्बन 12 के लिए क्या है F=0 होता है। जहाँ पर अपने पास इसकी परिभाषा दी गई है, तो जो ये अपने पास दिया हुआ है इसमें इस स्थिति में अपने कार्बन 12 के लिए क्या है इसका पैकिंग फैक्टर का मान क्या है कि 0 प्राप्त होता है। दूसरा इसमें है बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। यदि एक नाभिक की बंधन ऊर्जा B हो और इस नाभिक की द्रव्यमान संख्या A हो, तो उस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो B बार क्या है B/A के इक्वल प्राप्त होती है। तो यह उस नाभिक में न्यूक्लियन की विशिष्ट या स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी से है, तो इसे औसत बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए अपने पास देखते हैं कि हीलियम नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो क्या कि 28.28 को अगर अपने इसमें हीलियम का जो मास नंबर 4 है 4 से डिवाइड करते हैं तो 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन प्राप्त है। तो किसी नाभिक के लिए न्यूक्लियन की विशेष जो बंधन ऊर्जा का जो मान जितना ज़्यादा होगा, नाभिक की स्टेबिलिटी के उतनी ही अधिक होती है। विभिन्न नाभिकों के स्थायित्व के अध्ययन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है इसमें तथा और द्रव्यमान संख्या A के साथ अगर ग्राफ की बात करते हैं, जो कि ग्राफ नीचे दिखाया गया है, उस ग्राफ से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे ये ग्राफ दिखाया गया है, इसमें प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है, ये इधर अपने पास क्या प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है, और इधर अपने पास क्या है इसकी क्या कि मास नंबर इसमें दिखाया गया है। जहाँ 0 से इसमें इस स्थिति में आप देख रहे हो तो ये इस पर बढ़ते क्रम में है। तो उस स्थिति में इसकी जो कुछ निष्कर्ष जो निकाले गए हैं वो निष्कर्ष ये है कि A <20 वाले नाभिक में जो 4, 8, 12, 16, 20 अर्थात हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियोन्स नाभिकों के लिए जो B/A का मान है अपने समीप के नाभिकों की तुलना में अधिक होता है। तो इसलिए इस ग्राफ में B/A ग्राफ में शिखर Z जो है वो सम n है। तो n=Z वाले नाभिकों के लिए यह दर्शाते हैं कि इन नाभिकों में न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बंधन में रहते हैं, अर्थात ये नाभिक इसके आसपास के नाभिक की तुलना में सर्वाधिक स्थायी नाभिक हैं। इससे ऐसा आभास होता है कि जैसे ये नाभिक जो है अल्फा कणों के संगठित समूह से रचित है। फिर इसमें बात करते हैं B/A इस क्रम में A=2 से A=20 तक क्रमवार पुनरावृत्ति जो 4, 8, 20 इसमें हम देख रहे हैं के साथ तेज़ी से वृद्धि होती है और फिर धीरे से धीरे बढ़ करके A56 पर अर्थात ये कहें 26 Fe56 के लिए सर्वाधिक जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन हो जाता है। अतः Fe56 जो है सबसे अधिक स्थायी नाभिक माना गया है। जैसे इसमें ये दिखाया गया है इस स्थिति में कि अगर 56 के बात करते हैं तो 56 लगभग के अपने पास यहाँ आता है। तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा की स्टेबिलिटी पाई जाती है। फिर इसमें अगर बात करें कि A>56 द्रव्यमान वाले जो नाभिकों के लिए जो B बार का जो मान है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका मान घटकर जो है वो यूरेनियम 238 के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन हो जाता है। जैसा कि इसमें दर्शाया गया अपने पास इस स्थिति में ये धीरे धीरे क्या है कि इसमें ये घट रहा है। फिर इसके अंदर इसकी बात करते हैं तो B/A के वक्र से हम कह सकते हैं कि A>16 के लिए B/A लगभग समान सा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन रहता है। तो A>16 के लिए औसत बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, जिससे कि यहाँ इस स्थिति में बताया है ये लगभग के इक्वल सी होती है। तो यह जो कर्व है अपने पास इसमें मोटे तौर पर यह व्यक्त करता है कि भारी नाभिक जो है A
150 तथा बहुत हल्के जो है A <20 नाभिकों की प्रति न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मध्यम क्रम के नाभिकों की अपेक्षा कम होती है। यही कारण है कि यदि बहुत भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 को किसी विधि न्यूट्रॉन की बौछार द्वारा मध्यम क्रम के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विखंडित कर दें तो प्रति न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मान क्या है, बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा जो कि मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि यदि दो या दो से अधिक बहुत हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन जो है के नाभिकों को किसी विधि द्वारा भारी नाभिकों हीलियम में संयुक्त कर दें तब भी प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी भी का मान है वो बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है उस स्थिति में क्या इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह पाया गया है कि जब किसी नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 आखिरी संख्या केवल न्यूट्रॉन्स के लिए, तब B/A का मान जो है अधिक होता है। ये संख्याएं जो है मैजिक नंबर कहलाती हैं। यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्याएं मैजिक हो तब यह नाभिक अति उच्च स्थायित्व दर्शाता है, जैसे 2 हीलियम 4 और 8 ऑक्सीजन 16। इसी प्रकार B/A के मानों की गणना से यह पाया गया है कि सर्वाधिक स्थायित्व वाले हल्के नाभिकों के लिए N = Z = A/2 तथा भारी नाभिकों के लिए क्या है 1.5 Z अर्थात Z = A/2.5 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम क्या है कि इसमें जो नाभिकीय बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, जो इसके स्थायित्व के बारे में हम क्या आज अध्ययन किया। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर क्या इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, आगे के बारे में क्या अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।